गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 वाक्य विचार। इसे हम इंग्लिश में सिंटैक्स कहते हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। इसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य वही होता है जिसका कोई अर्थ निकलता है। जैसे गाय घास खाती है तथा किसान खेत जोतता है। तो उपर्युक्त शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, अतः ये वाक्य है। और वाक्य में क्रियापद का होना अति आवश्यक होता है। जैसे पहला उदाहरण, बच्चे पार्क में डैश, यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य, दर्जी कपड़े रिक्त स्थान है। तो उपर्युक्त शब्दों में कोई भी क्रियापद नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं कहे जा सकते। और यदि इनमें क्रियापद को जोड़ दें तो ये बन जाएंगे वाक्य। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और दर्जी कपड़े सिलता है। ये वाक्य कहे जाएंगे क्योंकि इनका भाव स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शब्दों का वह समूह जिसका कोई अर्थ पूर्ण मतलब हो और वाक्य कहलाता है। अब पढ़ते हैं वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला वाक्य का अंग है उद्देश्य। ये वाक्य जिसमें किसी विषय में कहा गया हो। किसी विषय के बारे में हम जब बात करते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं और इसे हम कर्ता भी कहते हैं। जैसे मछलियाँ तैर रही हैं तथा मोर नाच रहा है। तो उपर्युक्त वाक्यों में मछलियाँ तथा मोर के विषय में कुछ कहा जा रहा है, अतः ये वाक्य के उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में मछलियों के विषय में कहा गया है कि वे तैर रही हैं, या मोर के विषय में कहा गया है कि मोर नाच रहा है, अतः ये वाक्य में विधेय हैं। अन्य वाक्यों के माध्यम से हम जानते हैं कि वाक्य उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। पहला वाक्य है बंदर केले खाता है, जिसमें उद्देश्य है बंदर और विधेय है केले खाता है। दूसरा उदाहरण, जंगल का राजा शेर दहाड़ रहा है। इसमें उद्देश्य जंगल का राजा शेर और विधेय है दहाड़ रहा है। तीसरा वाक्य है बच्चे घूम रहे हैं, जिसमें बच्चे उद्देश्य है और घूम रहे हैं विधेय है। चौथा वाक्य है हम सब भाई भाई हैं, जिसमें उद्देश्य है हम सब और विधेय है भाई भाई हैं। प्रत्येक वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होता है। जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, पक्षी कर्ता है। आसमान में कर्म है और उड़ रहे हैं क्रिया है। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य में मम्मी खाना बनाती हैं, जिसमें मम्मी करता है, खाना कर्म है तथा बनाती है क्रिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आते हैं। अब पढ़ते हैं वाक्य के भेद। वाक्य के 2 भेद होते हैं। वाक्य को 2 आधारों पर विभाजित किया जाता है। पहले रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर। पहले पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भाग हैं। जैसे सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या आज विद्यालय बंद है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में समान पद वाले 2 या 2 से अधिक वाक्य किसी भी समानार्थक समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं।
जैसे माता खाना बना रही हैं और गीता खाना खा रही है। इसमें पहला वाक्य है माता खाना बना रही हैं, समुच्चय बोधक जिससे ये वाक्य जुड़ा हुआ है, और दूसरा वाक्य है गीता खाना खा रही है। दूसरा उदाहरण है अंकुर ने अपना काम कर लिया लेकिन अमन ने नहीं किया है। इसमें पहला वाक्य है अंकुर ने अपना काम कर लिया और इसको हमने जोड़ा है समुच्चय बोधक शब्द लेकिन से, और दूसरा वाक्य है अमन ने नहीं किया है। अब पढ़ते हैं मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं या व्यधिकरण समुच्चय बोधक या योजक से जुड़े होते हैं, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे प्रधान उपवाक्य है नीतू शादी में गई है, योजक हैं इसलिए, और आश्रित उपवाक्य है वह विद्यालय नहीं आई। दूसरा उदाहरण है प्रधान उपवाक्य श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, योजक है कि, और आश्रित वाक्य है आत्मा अजर और अमर है। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के अग्रलिखित भेद हैं 8 भेद, जो कि इस प्रकार से हैं। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई कार्य सामान्य रूप से पूरा होना पाया जाता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गीता गाना गा रही है और सतीश खाना खा रहा है। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, जिस वाक्य में किसी कार्य के होने या करने का निषेध पाया जाता है उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे पक्षी दाना नहीं चुग रहे हैं और बच्चे कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर है प्रश्नवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या तुम दिल्ली जाओगे या अमन कहाँ चला गया। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। फिर है आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में कोई आदेश, अनुमति, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव पाया जाता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आइए मेरे साथ चलिए या कृपया चुप रहिए। फिर है विस्मयादि बोधक वाक्य, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि के मनोभावों का बोध होता है उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं तो फेल हो गई या अरे वाह तुमने तो कमाल कर दिया। विस्मयादि बोधक वाक्य या शब्द के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य आता है, और कुछ लोग विस्मय सूचक चिन्ह के स्थान पर अल्प विराम भी लगा देते हैं। अब है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आशीर्वाद, शुभकामना, इच्छा आदि के भाव प्रकट हों उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं या आपकी यात्रा मंगलमय हो। इच्छावाचक वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य आता है। फिर है संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी कार्य के होने या करने में संदेह पाया जाए उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज अवकाश हो या संभव है आज वह न आए। फिर है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में एक कार्य का होना या नहीं होना दूसरे वाक्य पर निर्भर होता है उसे संकेतवाचक वाक्य अथवा शर्तिया वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वह आता तो मैं अवश्य उसके साथ जाता, मेरी बात मानोगे तो खुश रहोगे, या झूठ बोलोगे तो सज़ा मिलेगी। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।